हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों, आज मैं इस सेशन में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो क्लास 12th का केमिस्ट्री से है और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को हम बताएंगे। इससे पहले हम अंतर संबंधित, क्यों संबंधित और एक दो को परिभाषा से संबंधित बता चुके हैं। जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा, समझे। और आप लोग को तो पता ही है, हम लोग रिवीजन मोड में अभी भी हैं और रिवीजन करेंगे भी, और बहुत सा सेशन अभी बाकी भी है, उसको भी आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का 2009 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक आ रहा है और बाकी फिजिक्स का चलेगा। ठीक है, हम बिना को समय को गवाए हुए चलते हैं डायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री पर। और देखिए, मेरा व्यू यह नहीं रहता है कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के ही मतलब उसी में 1 घंटा टाइम लगाया और कम से कम क्वेश्चन बताया, ऐसा नहीं। हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री को हम लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए, और लेसन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करने में कंजूसाई करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला हम चलते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री से है। पहला क्वेश्चन है कि CaCl तथा NaCl दोनों का सूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होती है। दोनों का जो सूत्र है समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होता है। क्यों वाला क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इसको नहीं बताया। मतलब कहने का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को क्यों वाला भी प्रश्न बता चुके हैं, तो उसमें भी जाकर देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइए, सारा चीज़ मिल जाएगा वहाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आइए इसका आंसर में चलते हैं। बोल रहा है ये CaCl तथा NaCl दोनों का सूत्र जो है समान है लेकिन संरचना भिन्न होती है, क्योंकि CaCl में त्रिज्या अनुपात जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.732 यानी √3 के घनीय अवस्था को प्रदर्शित करता है, तथा NaCl में जो है त्रिज्या अनुपात लेस देन 0.732 होता है, जो कि अष्टफलकीय व्यवस्था प्रदर्शित करता है। इसलिए जो होता है, दोनों का जो सूत्र होता है समान होता है लेकिन संरचना सूत्र जो होता है भिन्न होता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि एक रजत क्रिस्टल जिसमें जो है FCC यूनिट सेल है, यूनिट से प्रत्येक साइड की लंबाई जो है 409 pm है, उस रजत परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो परमाणु की त्रिज्या यहाँ देखिए बहुत ही सरल तरीका से निकाला है, यानी R = √2/4 × A, ये जो होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी पर बैठा दिया है और निकाल दिया। ए का मान जो दिया है कितना है, 409। ए का मान दिया हुआ तो 400 मान यहाँ 409 बैठा दिया। अब क्या किया कि √2 का मान रख दिया, कहाँ है 1.414 और 4 नीचे है, यानी 4 से डिवाइड कर दिया और इंटू 409 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको काट के इसको से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 144.58 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, यानी यह क्या है, R के मान यानी परमाणु की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कुछ नहीं, बस इसको याद रखिए और बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कारण बताएं। क्या कारण है कि साधारण नमक जो है कभी कभी पीला दिखाई पड़ता है। उत्तर में है कि NaCl को जो है सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करने पर धातु अधिक दोष के कारण F सेंटर उत्पन्न होता है। इस सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट का कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर पीले रंग को उत्सर्जित करता है, परिणाम स्वरूप यह कभी कभी पीला दिखाई पड़ता है। देखिए, आप लोग को लग रहा हो कि सर तो बुक में से पढ़ रहे हैं, तो वैसा बुक यह है ना जो हर साल इसी से समझिए कि आपको क्वेश्चन एकदम 100% नहीं तो 99% हम कह सकते हैं कि आता है। कि इसका नाम है, देखिए बुक लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है एग्जाम मास्टर, आप ले लीजिएगा बुक अगर नहीं यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आप लोग जरूर देखिए, टाइम भी बहुत कम है। वो किताब लेने से अच्छा है कि वीडियो जितना जल्दी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम मास्टर इज द बेस्ट बुक होता है, ठीक है, गाइड से भी ज़्यादा अच्छा, BUD से। तो देखिए, चौथा नंबर बोल रहा है कि एक क्रिस्टल में नॉन स्टॉक क्योमेट्रिक्स डिफेक्ट कमी क्या है। यानी कि नॉन स्टॉइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया है कि वह दोष जिसमें जो है धनायन और ऋणायन का जो अनुपात ठोस के आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है ना। इस दोष के कारण जो है क्रिस्टल धातु न्यूनतम या अधिकतम उत्पन्न करता है, ठीक है।
फिलहाल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस जालक में जो है जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है। बने रहिए, आप लोग को VVI क्वेश्चन लगाएगा जो 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है। ऑप्शन ए है सरल घनीय, अंतःक्रियादी घनीय, और 3 में अष्टकोणीय, षटकोणीय निविडिक संकुलित जालक। देखिए हम टाइम नहीं गवाते हैं, इसको में चलते हैं आगे, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। छठा है कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस के किस प्रकार भिन्न है। कांच जो है क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थिति में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, कभी कभी पूछता है। तो लिखा हुआ है कांच एक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें जो है अवयवी कण SiO4 चतुष्फलक केवल लघु परासी व्यवस्था रखते हैं। क्वार्ट्ज सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप है जिसमें SiO4 इकाई दीर्घ परासी जो व्यवस्था आगे है परासी व्यवस्था में व्यवस्थित रहती है। क्वार्ट्ज को पिघलाकर तथा फिर शीघ्रता से ठंडा करके जांच में रूपांतरित किया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो आप लोग एकदम 2023 के एग्ज़ाम के पर्पज से VVI एकदम लगा दीजिए। 2023 एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है TTI हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं TTI, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण देना है। कैसा बनावट इसका है? तो उत्तर में लिखा हुआ है, देखिए क्या है कि CaCl के संरचना में Cl- आयन कॉर्नर पर रहता है। कहाँ Cl- जो है Cl ऋणायन जो है आयन वह कॉर्नर पर रहता है, जबकि CS+ जो है आयन बॉडी सेंटर पर रहता है। इसमें CS एवं Cl का उप संयोजन संख्या 8:8 होता है। यूनिट सेल की संख्या जो है 1 होता है। बस हो गया, यह संक्षिप्त विवरण इसका हो गया बनावट का, ठीक है। और इसको आपको 2023 के लिए एकदम TTI मारिए, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि CaCl2 का प्रयोग सड़क पर जमी बर्फ हटाने में क्यों किया जाता है। उत्तर है कि CaCl के कारण हिमांक में अवनमन हो जाता है अतः बर्फ जल्दी पिघल जाता है। बस सिंपल है। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। उत्तर है कि विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या से संबंधित है। तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घट जाती है। ठीक है, समझ गए ना, चालकता भी घट जाती है। अब अगला क्वेश्चन जो है एकदम हीरो प्रश्न है, तो आप लोग इसको 2023 एग्जाम 2023 के पर्पज से आप लोग एकदम क्या बोले VVI नहीं, हम क्या बोलते हैं TTI, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट आप लोग एकदम मार लीजिए। बोल रहा है राउल्ट्स के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। उत्तर में है कि किसी विलाय का वाष्प दाब में होने वाले अपेक्षिक अवनमन घुल के मूल के अंश के बराबर होता है। अब P0 - PS/P0 = n/n प्लस N। ये जो है क्या है रिलेशन है, आप इसको कंफर्म याद रखिएगा। अब उसी को अगर और विश्लेषण आपको करना है सही से तो आप एक एक करके सब के बारे में बता दीजिएगा। तो क्या है कौन क्या है, तो लिख दिया है इसमें कि n जो है n घुल का मूल है। देखिए इतना भी कर दी तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन आपको अगर नंबर देगा लेकिन कुछ नंबर काट लेगा। अगर पूरा विश्लेषण कर देते हैं तो आपको जितना नंबर के लॉन्ग शॉर्ट है 2 नंबर के, तो 2 नंबर दे ही देगा एकदम कन्फर्म। N जो है घोल का मोल है, PS जो है घोल का वाष्प दाब है, ये n/n प्लस N जो है वो घोल का मोलंश है, और P0 जो है शुद्ध घोल का वाष्प दाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में प्रसरणी दाब की परिभाषा देना है। किसका? प्रसरणी दाब की परिभाषा दें। सिद्ध करें कि प्रसरणी दाब जो एक अनुसंख्यक गुणधर्म। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 2023 के लिए एकदम ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है। आपको इसको मारिए और शायद एग्जाम में पूछ ही डालेगा। तो क्या है कि प्रसरणी दाब कि किसी विलायक को अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक माने अलग रखा जाए तो प्रसरण को रोकने के लिए कम से कम कितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है, वह उस विलयन का जो है प्रसरण दाब कहलाता है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इसे हम पाई के द्वारा सूचित करते हैं। कौन के द्वारा? पाई के द्वारा। आगे देखिए बोल रहा है कि इसे गुण धर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि
पाई इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई वी इंटू आर इंटू टी प्रसारण दाब को व्यक्त करता है। यहाँ पाई का मान आयतन पर निर्भर करता है। किसका मान? पाई का मान जो है आयतन पर निर्भर करता है, अतः यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है ना। वॉन-हाफ के नियम के अनुसार कि पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी है ना, डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी, जहाँ एम जो है अनुभार है और आर जो है गैस नियतांक है ना, गैस कांस्टेंट है। चलिए ई एन के बराबर होता है, एन आर टी होता है ना, एन के बराबर डब्ल्यू बाई एम है ना, यानी पाई इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 नंबर बोल रहा है कि तनु घोल के अनुसंख्या, किसका? तनु, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म को लिखे। विभिन्न प्रकार के गुण अनुसंख्य गुणधर्मों को लिखना भी है, और बहुत और जो होते हैं उसका टाइप्स, उसके गुणधर्मों को भी लिखना है। तो लिखा हुआ कि जब एक अवाष्पशील विलायक में डाला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के क्या हैं? सो देखिए, गुण वाष्प दाब, कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। वे हैं, पहला विलायक के समदाब का अवैच्छिक अवनमन, 2 में है विलायक की हिमांक का अवनमन, 3 में है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा में है विलयन का प्रसारण दाब। यह सभी गुण विलयन में उपस्थित हुए संख्या तथा विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों के अनुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर बोल रहा है कि प्रतिलोम प्रसरण और जल शोधन से आप क्या समझते हैं? क्या बोला? प्रतिलोम प्रसरण और जल शोधन से क्या समझते हैं? तो लिखा हुआ है यदि विलायक पर प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, नहीं पूछेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत लाजवाब के हिमांक के अवनमन की व्याख्या कर रहे हैं। आपको 2 नंबर में कंफर्म पूछेगा, हो सकता है कि कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देगा, लेकिन 2 नंबर फिलहाल चलते हैं। और 2023 के लिए आप लोग VVI लगाइए, TTI लगाइए, है ना। क्या बोल रहा है कि किसी हिमांक के अवनमन की व्याख्या करें। हिमांक का अवनमन किसी विलायक के घोल अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर, कैसा पदार्थ? अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बना, तो अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर उसका हिमांक का जो है हिमांक कम हो जाता है। चूँकि विलयन का जो वाष्प दाब कम होता है, समझिए, चूँकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है, अतः इसका वाष्प दाब कम ताप पर ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, और विलयन का जो हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा। हिमांक में इस अंतर को हम क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन बोलते हैं, अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा एफ से सूचित करते हैं, है ना। याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम कंफर्म पूछेगा 23 में। यदि TF नोट शुद्ध विलायक हिमांक एवं TF जो है विलयन का हिमांक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू ये जो है शुद्ध विलायक हिमांक माइनस विलयन का हिमांक के बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको रिलेशन लिख लीजिएगा अभी। प्राथमिक सेल क्या समझते हैं, है ना। प्राथमिक सेल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग, तो हम थोड़ा सा इसको भी अच्छा से देख लेते हैं कि प्राथमिक सेल किसको कहते हैं। लिखा हुआ है कि प्राथमिक सेल से पदार्थ की जो रासायनिक क्रियाशील के बल पर विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्राथमिक सेल से में जो है पदार्थ के रासायनिक क्रियाशील के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिस रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है उसे हम पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। लेक्लांसो सेल और गैल्वेनी वोल्टेइक सेल आदि प्राथमिक सेल हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक एवं विद्युत रोधी और चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर, मतलब इसको 2 क्वेश्चन बोल दिया है। पहला बोला है बैंड सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक एवं विद्युतरोधी में अंतर, और एगो चालक एवं अर्धचालक में अंतर। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार 2 या न दे, लेकिन चालक एवं विद्युतरोधी और चालक एवं अर्धचालक में कभी कभी अंतर डाल ही देता है। तो आइए इसी के अनुसार पढ़ लेते हैं बैंड सिद्धांत के अनुसार कि चालक एवं विद्युतरोधी में क्या अंतर है। बैंड सिद्धांत के अनुसार विद्युतरोधी में संयोजी बैंड और चालन बैंड में बहुत अधिक ऊर्जा अंतराल होता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन संयोजी बैंड से चालन बैंड तक संभव नहीं होता है, जबकि चालन में ऊर्जा अंतराल अत्यंत कम होता है, या संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच क्या होता है? अति व्यापन होता है। ठीक है, और चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर है उसमें भी देख लेते हैं।
बोल रहा है कि चालक में जो संयोजन बैंड होता है, चालक में क्या संयोजन, हम फिजिक्स के माध्यम से नहीं समझ रहे हैं कि जिसमें करंट का प्रवाह होता है ना, और जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, वैसा नहीं देख रहे, हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से देख रहे हैं। तो लिखा है कि चालक में संयोजन बैंड जो है तथा चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल होता है वह बहुत होता है, कि बहुत कम होता है, यह किसमें, चालक में। लेकिन जो अतिव्यापक होता है वह अतिव्यापक मैंने ज़्यादा होता है। आगे है जबकि अर्धचालक में जो होता है संयोजन बैंड एवं चालन बैंड के जो मध्य का अंतराल होता है वह क्या होता है, अंतराल कम होता है, बहुत कम नहीं, कम सिर्फ होता है। अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड को लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है। कौन, सिलिकॉन है, करता है, लेकिन गर्म करने पर वह जो है अर्धचालक हो जाता है। क्यों, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हमारे कमरे के ताप पर सिलिकॉन विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक की भांति कार्य करता है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। कैसे, निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब सिलिकॉन को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचकर अधिक क्या होता है, फ्री हो जाए, मतलब स्वतंत्र हो जाता है, उससे विद्युत का चालन करता है, उसे वही जो होता है विद्युत का चालन करता है। इसलिए जो होता है कि जब कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है कौन, सिलिकॉन, और जब लेकिन गर्म करते हैं तो अर्धचालक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वांटम गुणांक, देखिए ये आपको 2023 के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 2023 के लिए। और जितना बता रहे सब लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल, केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो हम फिलहाल क्या में हैं, फिजिकल में हैं। और देखिए आप लोग एक नहीं सुने आप लोग ध्यान से, बोले कि जो 10th का हम सेशन डाल रहे हैं 7/7/15 में, वो अपने भाई, दोस्त, रिश्तेदार या भाई बहन के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका हेल्प हो जाए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो क्वांटम गुणांक क्या होता है, या विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा से किस प्रकार संबंधित होता है। तो क्वांटम गुणांक के बारे में जानते हैं। पहले प्रायोगिक रूप से निर्धारित अनुसंख्य तथा अनुसंख्य गुण तथा समान अनुसंख्य गुण का अनुपात जो होता है क्वांटम गुणांक कहलाता है। जबकि विलय विलयन में आदर्श व्यवहार करता है। क्वांटम गुणांक आई विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा से निम्न प्रकार संबंधित है। कैसा संबंधित है, तो है पहला में संयोजन यानी अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/1/n-1 के बराबर होता है। इस संयोजन में होता है क्या, संयोजन में, वियोजन में क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू i-1/n-1 के बराबर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि आप समान अनुभार क्या है। क्या, आप समान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप समान और समान भी बोलता है। तो आप क्या बोल रहा है, हाँ, आप समान अनुभार क्या है। आणविक संगुणन या संयोजन और वियोजन के संदर्भ में इसका विवेचन कीजिए। कि तो लिखा हुआ कि जब एक विद्युत अपघट्य को, किसका, विद्युत अपघट्य को विलायक में मिलाते, किसके में, विलायक में मिलाते हैं, तो वे विलयन में संगुणित एवं वियोजित हो जाते हैं। इस संगुणन या वियोजन के कारण जो विलायक में इनके अनुभार परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तित अनुभार अब समान अनुभार कहलाते हैं। संगुणन में बृहत अणुओं के बनने के कारण अनुभार अधिक तथा वियोजन में आयनों के निर्मित होने के कारण अनुभार कम हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है ना। चलिए आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बताना है। किसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग क्या हैं। पहला है धातुओं की अपेक्षिक क्रियाशीलता का आकलन करने में उपयोग होता है। कि धातुओं की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति अर्थात धनायन Mn+ बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यह प्रकृति मानव अपचयन विभव के परिणाम पर निर्भर करती है। धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर धनायनी बनाते हैं। ऐसी धातुएं रासायनिक सक्रिय होती है। कैसा होता है, रासायनिक सक्रिय। श्रेणी में नीचे जाने पर जो होता है तत्वों के रासायनिक, बहुत ऐसा बड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, यहाँ से अब स्टार बनाइए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि श्रेणी में नीचे जाने पर, कहाँ, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के जो रासायनिक क्रियाशीलता है वह घटती है। श्रेणी में ऊपर के तत्व नीचे के तत्व से अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील। ऊपर के तत्व जो है नीचे के तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, दूसरा में है कि धातु विस्थापन का
आकलन करने में उपयोग होता है। बोला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर की धातुएं विलयन में निचले क्रम की धातुओं को विस्थापित कर देती है, अर्थात धातुएं जिनका मानक अपचयन विभव कम होता है वे उच्च अपचयन विभव वाली धातुओं को उनके विलयन में क्या करते हैं, विस्थापित कर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये नोट रेड का मान ऋणात्मक होने पर धातु में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति जो होता है अधिक होती है, तथा विलयन में धनायन के रूप में जाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। दूसरी धातु के आयन जिनका इनोट रेड मान उच्च होता है उनमें क्या होता है, अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। आगे देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये मार लीजिए आप लोग, एकदम 100% आपको 2023 में आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए एकदम 100%। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि लेवन सेतु क्या है, और क्या टावर तोड़ इंपॉर्टेंट है ना, TTI। लेवन सेतु क्या है लेवन सेतु क्या है, साल्ट ब्रिज है ना, इसके उपयोग को लिखें। लिखा हुआ है उत्तर में कि यह एक जो है यू आकार की नली है। कैसा, यू आकार की शेप है, नली है। इसमें जो है KCl या KNO3 घोल रहता है। क्या क्या घोल रहता है, KCl या KNO3 घोल रहता है। इसका उपयोग दो घोलों के बीच उत्पन्न डिफ्यूजन विभव को खत्म करने के लिए होता है। क्या बोला, इसका जो उपयोग जो होता है दो घोलों के बीच उत्पन्न डिफ्यूजन विभव को खत्म करने के लिए किया जाता है। किसका, लेवन सेतु। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दवा में VVI TTI कुछ भी मारना, स्क्वायर क्यू जो करना कीजिए, लेकिन 2023 में पूछेगा, लेकिन आप याद कर ही लीजिए। आगे देखिए 22 नंबर बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्यों बढ़ जाती है। विद्युत की जो चालकता होती है सेमीकंडक्टर में, जब ताप बढ़ाते हैं तो उसको चालकता क्यों बढ़ जाती है, उसके बारे में है कि ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक की चालकता होता है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो वैलेंस बैंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो होता है सेमीकंडक्टर गर्म करने पर विद्युत की चालकता उसका बढ़ता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न सेल Cu2 प्लस या Cl2 के एनोड और ऋणोड है ना, धनात्मक धनोड और ऋण, मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक पर प्रतिक्रिया का उल्लेख करें। एनोड पर Cu रिएक्ट करेगा तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैथोड पर 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Cl2 बनेगा। आगे है 24 नंबर कि डैनियड सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एक सेल अभिक्रिया लिखें। डैनियड सेल का इसका अभिक्रिया लिखा है, मतलब इसका अभिक्रिया अर्ध सेल में कैसा बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, सेल अभिक्रिया पर क्या बनेगा। चलिए छोड़िए, आगे चलिए 25 नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ऐसा हम आप लोग को क्या बता रहे क्यों वाला, ऐसा परिभाषा में शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आप लोगों को फैराडे के जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को है वो और द्वितीय नियम दोनों हम बताए हैं। तो प्रथम नियम पढ़ेंगे इसमें, और दूसरा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दें। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। देखिए 14 में पूछा है, 16 में भी पूछा है, 19 में भी। 14 तो 16 3 19 20, अबरी 21 में नहीं पूछा तो अबरी हो सकता है कि 22 में पूछ ही डालेगा। इसलिए आप लोग 22 बोल रहे हैं, मिस्टेक हो गया, मतलब 23 में आपको कंफर्म है कि पूछ देगा। इसलिए अब लोग TTI इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए 2023 के लिए। चलिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में आते हैं। दो ही नंबर पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा कि किसी वैद्युत अपघटन में जमा का मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या M इज इक्वल टू ZI/T होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सॉरी 1 वाला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा भी सही है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा देना है। तो इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक में होता है कि Z इज इक्वल टू M/IT, M यानी Q इक्वल टू बोले थे ना ऊपर है ना, Q इज इक्वल टू M/Z, Z ऊपर लेने तो Q इक्वल टू I होता है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा M/Q का होता है IT के बराबर, तो I और T वही लिखा हुआ है कि Z इक्वल टू M/IT। बोल रहा है कि यदि M जो है 1 kg, I जो है 1 एम्पियर तथा T जो है 1 सेकेंड हो तो Z इक्वल टू 1, अर्थात किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इकाई होगा। किसका कैसा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इकाई होगा यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 kg पदार्थ जमा या मुक्त होता है, उसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और आप लोग 2023 के लिए रेडी हो जाइए, पेपर में छप जाएगा।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, विद्युत रासायनिक विलयनों की चालकता किन विद्युत रासायनिक विलयनों के किसका विद्युत रासायनिक विलयनों की जो चालकता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। बोल रहा है कि चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालकता जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इस पर पहला है डाले गए विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दो में है प्राप्त अणु का अमाप एवं उनका विलायक संकरण पर। 3 में है विलाय की प्रवृत्ति एवं श्यानता पर। और 4 में है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। और 5वां में है कि ताप या चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है ना, चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, जल की क्या ज्ञात करने का एक तरीका नहीं, जल वाला नहीं पूछेगा। क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, नहीं पूछेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में इनिकाय Mg2+ Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, नहीं पूछे। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में क्या मिलाने पर विशिष्ट चालकता का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर में है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण जो है विशिष्ट चालकता क्या होता है, घट जाती है। समझे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है 31 में कि किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो आधी। दूसरा में है कि आधी कर दी जाए तो, दोगुनी कर दिया जाए एक बार, आधी कर, जिसको हटाइए। आगे चलिए, कारण बताना है। तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है। चलिए इसको कारण वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तापक्रम बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या कारण है। उत्तर में है कि ताप बढ़ाते हैं तब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है कि वो बढ़ जाता है। क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है, इसीलिए, है ना। आगे देखिए 33 नंबर में, इस अभिक्रिया के रेट एवं रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। रेट कहीं ऐसा कभी कभी पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में, तो रेट कांस्टेंट का जो होता है यूनिट ये वाला हो गया। और रेट का यूनिट है ना, दर का जो यूनिट होता है मोल इन्वर्स मोल एल इन्वर्स और एस इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धकाल होता है, हाफ लाइफ जो होता है टाइम, हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यही आप लोग को याद करना है। तो चलिए इसको आप लोग भी भिगा लगा दी। क्या पूछा, 12 में पूछा, 14 में पूछा, बीच में कभी ना पूछा। हो सकता है कि अगर हो सकता है 2023 में पूछ दे। इस थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से नहीं पूछ पाता है। देखिए थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते चलिए। के इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2.303/T log R0/R ये जो होता है इसका इक्वेशन ही होता है। अब T इज इक्वल टू लिखेंगे, है ना। के जो है नीचे डाला जाएगा और T जो है ऊपर चला जाएगा। T इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R। अब आगे इसको क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करना है। देखिए इतना लंबा की वजह से 2 नंबर में डालना छोड़ ही देते हैं इसको जी, नहीं ये पूछेगा महाराज। मतलब 12-14 में पूछा है, 2012 में 2014 में, उसके बाद पता ना कभी मतलब पूछवे नहीं किया 2 नंबर में। ये 5 भाइयों है हमारा 2 नंबर के है, लगता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन डाल दिया है 2 नंबर में, इसलिए इसको हटाइए, जाने दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए छद्म एक आणविक प्रतिक्रिया के 2 उदाहरणों का उल्लेख करें। चलिए इसको नहीं पूछेगा, इतना लंबा 5 नंबर में पूछेगा कि महाराज शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या समझते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया देता है, ठीक है। आपको फिगर के अनुसार बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या, पैराग्राफ के अनुसार ग्राफ के अनुसार शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं। लिखा हुआ शून्य कोटि अभिक्रिया जो है आप 2023 के लिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं। उत्तर में है कि शून्य कोटि अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनका वेग जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं कर, किसी पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया की, है ना। तो लिखा है वेग इज इक्वल टू -dr/dt, -dr/dt, है ना, टाइम है।
और के इज इक्वल टू, इसी को कांस्टेंट मानेंगे, और के इज इक्वल के इंटू आर नोट, और इसको भी कांस्टेंट मानेंगे, के के बराबर हो जाएगा। तो जो आर है R3 माइनस आर बाई टी के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो ढाल स्लोप हो गया, क्या हो गया, के को हम स्लोप मानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 बोला अधिशोषक के, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लिख रहा है कि अधिशोषक के संक्रियन से आप क्या समझते हैं। को बोल रहा है कि अधिशोषक के संक्रियन से आप क्या समझते हैं या कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर में है कि अधिशोषक के सक्रियण से अभिप्राय इसकी अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना है। अधिशोषक का जो संक्रियण निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, पहला है कि इसको सूक्ष्म में विभाजित करके, है ना, छोटे छोटे में विभाजित करके। दूसरा है इसकी सतह को क्या खुरदुरा बनाकर, है ना। तीसरा है पहले से अधिशोषित पदार्थ को हटाकर। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर में बोल रहा है कि अधिशोषण हमेशा जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है, क्यों। अधिशोषण जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है, क्यों। तो लिखा हुआ है कि अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है जो ऊष्मा के रूप में क्या होता है, निकलता है। अतः अधिशोषण हमेशा क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होती है। समझ गए। आगे देखिए द्रव रागी तथा द्रव विरागी सॉल्व क्या होते हैं। द्रव रागी और विरागी वाला पूछता है, प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए एवं विरोधी सॉल्व आसानी से संबंधित होते हैं। ये मतलब लग रहा है कि 2 नंबर के क्वेश्चन डाल दिया है जो आंसर के बराबर है, इसको छोड़िए। 39 छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं 40 नंबर में। तो 40 नंबर है, देखिए बोल रहा है कि टिंडल, हाँ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लेकिन 15 के अलावा कोई पूछवे नहीं किया महाराज आप लोग, इसलिए 2023 में मार लीजिए। 15 में 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक नहीं पूछा, हो सकता है 23 में भुलाल भटकल पूछ देवे, तो हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग रट के जाएंगे टिंडल प्रभाव को। तो आइए समझते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से में प्रवाहित किया जाता है तो कि प्रकाश को का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रकार बंद कमरे में रोशनदान से आते हुए, रोशनदान माने कोई खिड़की से मान लीजिए, आते हुए प्रकाश में धूल के कण दिखाई दे, देखते हैं कभी। देखिएगा रूम में रहिए और खिड़की से आ रहा होगा प्रकाश ना, तो प्रकाश में देखिएगा तो लगेगा तो नीचे से धूल उड़ रहा है ना, ये कण दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। यह घटना जो है फैराडे द्वारा देखी गई थी। सबसे पहले किसके द्वारा, फैराडे द्वारा देखी गई, तथा बाद में टिंडल द्वारा। पहले किसके द्वारा, फैराडे द्वारा देखा गया था, धूपा में खिड़कियाँ से आ रहा था, उसके बाद टिंडल के द्वारा देखा गया। इस प्रभाव को क्या हम बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अतः जब प्रकाश के अभिसारी पुंज को सॉल पर डाला जाता है, किस पर, सॉल पर डाला जाता है, तो प्रकाश को जो संपूर्ण मार्ग एक कोण या शंकु दिखाई पड़ता है। सही से देखिए कि अभिसारी पुंज को सॉल पर डाला जाता है तो प्रकाश को जो संपूर्ण पूरा मार्ग जो होता है, रास्ता होता है, आ रहा है खिड़की में से, उसका जो रास्ता होता है एक कोण या शंकु दिखाई पड़ता है, जिसे उसी को हम टिंडल कोण या शंकु कहा जाता है। यह घटना जो है उसी को हम, इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। कितना अच्छा लगा, सिंपल समझ गए होंगे, समझे। चलिए देखिए 41 नंबर बोला है कि डायलिसिस बहुत लंबे समय तक कराने पर क्या होता है। डायलिसिस को हम लंबे समय तक कराएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि डायलिसिस लंबे समय तक कराने पर क्या होता है, स्कंदन होता है। क्या होता है, स्कंदन। बस छोटा छोटा है टॉपिक, देख लीजिए। 42 है कि डिम्प्लिसिफिकेशन किसे कहते हैं, 2 डिम्प्लिफिकेशन का नाम बताइए। तो लिखा है कि डिम्प्लिफिकेशन प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें इमल्सन को उसके अवयवों में बदला जाता है। विमल्सन से विभिन्न तकनीक की सहायता से संभव है, जैसे उबाल कर, मंथन कर, है। मंथन में जैसे दूध को ना मंथन होता है, दूध दही को मंथन करके हम घी निकालते हैं, उसी को मंथन बोलते हैं। आगे देखिए उत्प्रेरक की कार्य है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उत्प्रेरक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि उत्प्रेरक के कार्य की व्याख्या करें रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा बोल रहा है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा करें। उत्तर में उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वयं अपरिवर्तित, वो परिवर्तन नहीं होता है, परंतु
अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। वैसा आदमी जो अपने नहीं बदल रहा है लेकिन दूसरा को बदल दे रहा है, उसको टीचर बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ये बस इतना ही करके आइएगा, 2 नंबर देगा। ये आलतू फालतू के नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो 5 नंबर, ऐसे नहीं पूछता है। 2 नंबर में सिर्फ उसका उदाहरण दे, मतलब परिभाषा। आगे कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ हैं, तो ये 5 नंबर में जैसे पूछ दिया जैसे लग रहा है महाराज। छोड़िए इसको, हटाइए। देख रहे हैं कितना 2 विधि पूछा और 2 नंबर देवे करेगा, लग रहा है कि 1 पेज लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए अच्छे नहीं ऐसा कुछ पूछेगा। सफ़ेद जेडनो ठोस को गर्म करने पर पीला हो जाता है, क्यों हो जाता, पीला क्यों हो जाता है? जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब यह निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन का त्याग करता है, इसलिए वह पीला हो जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप यहाँ से पूरा लिख कर जाइएगा, आपका आंसर देगा 2 नंबर, ऐसे करके ऐसे कर देगा। आगे चलिए, 45 हो गया। 46 नंबर में देखिए, 46 बोल रहा है कि उदासीन जोड़ी प्रभाव के, उदासीन जोड़ा क्या होता है? BCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है? हाँ, कभी कभी पूछता है कि BCl3 जो है लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। तो इसका आंसर है दिया हुआ कि पूछता है वाला कि BCl3 में जो B का परमाणु या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने के कारण जो है BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलिए, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने का कारण कौन से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। 21 में पूछे, उससे छोड़िए ना, 21 में पूछा तो 22 में ना पूछा तो 23 में कहाँ पूछ देगा, है ना जी। इसलिए आप लोग इसको TTI लगाइए, काहे टेंशन लेते हैं महाराज। बोला किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर में है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन है? पहला, अधिशोषक एब्जॉर्बेंट की प्रकृति एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। दूसरा है ताप टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर दाब, चौथा है ठोस अधिशोषण की सक्रियता। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं, इनऑर्गेनिक है। बताइए, आप लोग करा दिया जाए कि रुक दिया जाए? लगभग आधा घंटा प्लस में हो गया है, आधा घंटा तो हम यहीं रहने देते हैं इसको, है ना। हम 1-2 को देखिए, ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग को देखने में बोर लगेगा, इसलिए हम रहने देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के। बहुत ही हम लगता है इसको वीडियो डालेंगे। और फिजिक्स का टेंशन नहीं लीजिए, 12, 11, 10 तारीख 10 चैप्टर तक हो गया है, तो हम 11, 12, 13, 14 कर ही देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, उसमें भी अभी बहुत बचा हुआ है। तो हम अब लगातार आप लोग के लगभग कोशिश करेंगे दिन में 2 बार वीडियो को अपलोड करने के लिए, एक सुबह एक शाम। तो हम इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।